नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस में। आज हम फिर से एनसीईआरटी बेस्ड कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका संकलन है। ये आपकी तैयारी को जांचने परखने का एक मौका है, तो आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं और भविष्य के लिए ये आपके सफलता में सहयोगी साबित होंगे, ऐसा विश्वास है। तो हम शुरू करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो शरीर की होती हैं, जो कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ ये शरीर का बैलेंस बनाए रखती हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको अपन नलिका विहीन या डक्टलेस ग्रंथियां क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन पे चर्चा हो रही है क्योंकि उनके पास स्राव करने के लिए कोई नलिका नहीं होती है, बिकॉज दे हैव नो डक्ट फॉर सिक्रेशन, क्योंकि वे केवल जल का स्राव करती हैं। बिकॉज दे सीक्रेट्स ओनली वाटर, क्योंकि वे शरीर के बाहर स्राव करती हैं। बिकॉज दे सीक्रेट्स आउटसाइड द बॉडी, और क्योंकि वे एंजाइम का उत्पादन करती हैं। बिकॉज दे प्रोड्यूस एंजाइम्स। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको लगेगा प्रश्न थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन यहाँ जो प्रश्नों का स्तर है वो स्टार्टिंग से सरल और लास्ट तक ये इनका स्टैंडर्ड बढ़ता हुआ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को जांचते रहें। आपको ये पता लगेगा कि आपने ये जो चैप्टर पढ़ा है एनसीईआरटी का 11th क्लास का चैप्टर है, उसका ये सारे एमसीक्यू उसी चैप्टर के हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित हैं। तो आपकी तैयारी का भी आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि एग्जाम अब पास में आने वाले ही हैं। तो हम इसे जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होती है। हमारे शरीर में जो ग्लैंड होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, इनको अपन एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन ये इनमें डक्ट पाई जाती है, तो इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है और इनमें डक्ट एब्सेंट होती है। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं ये अपना जो सीक्रेट, जिनसे जो मटेरियल निकलता है उसको अपन या तो एंजाइम के नाम से जानते हैं, एंजाइम के नाम से, या ये फिर जूस के फॉर्म में हो सकते हैं। और इन्हें डक्ट की हेल्प से इनको रिलीज किया जाता है और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये डक्टलेस होती हैं, तो इनके द्वारा जो पदार्थ निकलता है उसको अपन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और ये केमिकल कंपाउंड है जो बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होता है, लेस अमाउंट में स्रावित होता है। इसको डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिया जाता है और ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंच के अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से जो ग्लैंड है उनको अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक ग्लैंड मिक्स्ड प्रकार की होती है, डुअल नेचर की होती है। उस मिक्स्ड ग्लैंड का नाम क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आपकी तैयारी में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो आपसे बस एक ही निवेदन है, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप संदीपनी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब आप करते हैं लेकिन नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते हैं, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन भी चला जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें अपन। हार्मोन की नई परिभाषा के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स एक्ट एज, ये हार्मोन किस रूप में कार्य करता है। ये पोषक तत्व होता है, पहले ऑप्शन में दिया है ये पोषक तत्व होता है। क्या ये न्यूट्रिएंट के फॉर्म में काम करता है। ये एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम कैटलिस्ट होता है ना। अंतर कोशिकीय संदेश वाहक होता है, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर के रूप में काम करता है, ऊर्जा के रूप में काम करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करता है। तो नई जो डेफिनेशन हार्मोन्स की आई है, आपने अपनी किताब में इसको पढ़ा हुआ है, तो आपको ये पता होगा कि ये जो हार्मोन होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी प्रकार की है वो आगे क्वेश्चनों में धीरे धीरे अपन चर्चा करेंगे। एक अपन इसका जो डिटेल्स वीडियो है वो भी जल्द लेके आएंगे, हो सकता है कल वो आपको मिल जाएगा।
तो आप संदीपनी क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। डिटेल्स वीडियो भी बनाएंगे आप अपन, ठीक है। ये जो हार्मोन होते हैं ये अंतर कोशिकीय संदेश वाहक होते हैं, मैसेंजर होते हैं, लेस अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं ये, इसलिए डायरेक्ट इसको ब्लड में रिलीज किया जाता है और ये टारगेट ऑर्गन पर जाके अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग का आधार है? हाइपोथैलेमस आपको पता है, ये जो हाइपोथैलेमस है ये ब्रेन का ही एक पार्ट है, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी एक्ट करता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए हम इसे हेडमास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडमास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसे, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं इसे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जैसे स्कूल में अपन देखते हैं ना, जैसे एक प्रिंसिपल साहब होते हैं तो वो हेडमास्टर है ना, और उनके नीचे वाइस प्रिंसिपल, तो उनको मास्टर है ना, और उनके नीचे काम करने वाले बाकी के टीचर। इस तरीके से अपन इसको याद रखने की एक तरीका है जिससे अपन इसे याद कर सकते हैं, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। एक्चुअली ये ब्रेन का ही पार्ट है हाइपोथैलेमस, लेकिन ये क्या करता है, मास्टर ग्लैंड जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, उसको ये कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको हेडमास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है वो किसका पार्ट है? क्या ये मिड ब्रेन का पार्ट है ना, या फिर हिंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क, डाइएन्सेफेलोन, डाइएन्सेफेलोन का पार्ट है, या फिर सेरिब्रम का पार्ट है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डाइएन्सेफेलोन। इसका राइट आंसर होगा डाइएन्सेफेलोन, जिसे हिंदी में अपन अग्र मस्तिष्क पश्च के नाम से जानते हैं, अग्र मस्तिष्क पश्च के नाम से जानते हैं डाइएन्सेफेलोन, ठीक है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये उसका फर्श के एक्ट कार्य करता, मतलब आधार वाला भाग है। जैसे हम एक रूम को देख लें तो उसके 3 पार्ट होते हैं, एक छत होती है, एक बीच का पार्ट होता है, एक उसका आधार होता है, फर्श होता है। तो ये फर्श के जैसे एक्ट करता है, और ये होता है अपना हाइपोथैलेमस, जिसे अपन हेडमास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और इससे 2 कैटेगरी के हार्मोन एक्चुअली, एक तो होते हैं रिलीज हार्मोन और एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन जो हार्मोन्स के सिक्रेशन को बढ़ाए, और इनहिबिटरी हार्मोन या निरोधी हार्मोन जो हार्मोन के सिक्रेशन को कम करते हो। तो इस तरीके से ये काम करता है हाइपोथैलेमस, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये डाइएन्सेफेलोन का आधार होता है। तो ये बेस पार्ट किसका है? तो डाइएन्सेफेलोन का ये बेस पार्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जीएनआरएच का मुख्य कार्य क्या है? जीएनआरएच, जिसका पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो हमें ये पता लग गया कि ये रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये कहां से आ रहा होगा? तो ये हाइपोथैलेमस से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है, ठीक है। हार्मोन का नाम क्या है? तो इस हार्मोन का नाम है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाड्स मतलब ये टेस्टिज है ना, और ओवरी, उसके लिए रिलीज कराने का काम ये करेगा, उन पर एक्ट करवाएगा, और एक्ट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो हाइपोथैलेमस से जो जीएनआरएच निकलता है ये एक्चुअल में पीयूष ग्लैंड पर काम करता है, जिसे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इस पर ये एक्ट करेगा, और पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वो फर्दर आगे हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। और वो तो हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं वो होते हैं आपके एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, एफएसएच और एलएच, ठीक है। एफएसएच और एलएच पीयूष ग्रंथि के किस पार्ट से निकलते हैं? तो ये अग्र भाग से निकलते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि में 2 भाग होते हैं। तो ये दोनों जो हार्मोन हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, एफएसएच और एलएच। अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जीएनआरएच का मुख्य कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन्स का स्राव को प्रेरित करना। दूसरा है विकास हार्मोन को रोकना। देखिए रिलीजिंग, तो ये तो रिलीज करवाएगा, तो रोकना ये तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूध के उत्पादन को कम करना, देखो कम करना फिर से आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रक्तचाप को नियंत्रित करना, रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर के लिए ये हार्मोन काम नहीं करता है, वो एक अलग प्रोसेस रहती है। अब देखिए, स्राव को प्रेरित करना, ठीक है, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स फ्रॉम पिट्यूटरी,
ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आपको ऐसे पहचानना है कि RH लगा है या IH लगा है। IH लगा है तो रोकेगा और RH लगा है तो प्रेरित करेगा या रिलीज करेगा, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस और अग्रपीयूष ग्रंथि के बीच संचार किसके माध्यम से होता है। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए। देखो स्टार्टिंग में आपको पहला प्रश्न ऐसा लगा जैसे वो सरल हो, और लेकिन यहां देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड अब इंक्रीज होगा और आप इसका आंसर निकाल पाओगे जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। और आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और आप आंसर दे पा रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपका स्कोर भी अच्छा होने वाला है। और ये प्रश्न कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हैं, कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी साबित होंगे ही, साथ में कंपटीशन की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी ये समान रूप से उतने ही उपयोगी हैं, क्योंकि वहां भी यही इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवा देंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तंत्रिका तंतु, पोर्टल परिसंचरण तंत्र, सीधे संपर्क द्वारा और लसिका तंत्र, है ना। जैसे कि नर्व फाइबर, पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और लिम्फेटिक सिस्टम। अब थोड़ा सा अपन अगर डायग्राम ड्रॉ कर ले तो थोड़ी सी कोई चीज अपनी जो है क्लियर हो जाएगी। देखिए इधर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक बड़ा वाला भाग होता है, एक छोटा वाला भाग होता है। और ये एक संरचना जिसे अपन इनफंडिबुलम कहते हैं उसके द्वारा ये एक्चुअल में, ये मैंने ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस ड्रॉ किया है, तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा जुड़ा रहता है। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के द्वारा जुड़ा रहता है। हाइपोथैलेमस में न्यूक्ली पाई जाती है इस तरीके से, उन न्यूक्ली से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो देखिए यहां पर जो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बनेंगे ये पश्च पीयूष में आके स्टोर होते हैं और पश्च पीयूष से फिर वो हार्मोन रिलीज होते हैं। उन हार्मोन को अपन दो नामों से जानते हैं, एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है और दूसरा हार्मोन ADH होता है। आपको ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्न और उत्तर ही हल कराए जाएंगे, आपको डिटेल भी बताई जाएगी, तो आप वीडियो में बने रहिए। दूसरा देखें अपन, यहाँ न्यूक्लियस से भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को लाने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम मौजूद है। इस सिस्टम के द्वारा ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक आ रही है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आ रही है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ये जो कॉम्बिनेशन है, जो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाइपोथैलेमस और अग्र पीयूष ग्रंथि। तो ये पीयूष ग्रंथि का अग्र भाग है ना। तो इस अग्र के बीच में और ये हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस के बीच में ये जो कनेक्शन बना हुआ है, ये कनेक्शन एक्चुअल में पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। तो इस राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको एक चीज और याद रखनी है, देखिए अग्र और एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक और होता है भाग जिसे अपन मीडियम मध्य वाला भाग कहते हैं, और इस मध्य वाले भाग से भी एक हार्मोन का स्राव होता है और इस हार्मोन का नाम होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। इसका नाम होता है MSH, ठीक है। एक्चुअल में ये जो मध्य वाला जो बीच वाला जो भाग है वो अग्र पीयूष का ही भाग होता है, जो हमारे अंदर मैमल्स मतलब मनुष्य के अंदर ये डेवलप नहीं होता है और ये इसमें मर्ज रहता है, लेकिन बाकी के जंतुओं में ये सेपरेट पाया जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न को देखें। इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप थम्स अप करके बताएं और हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड किस हड्डी की कैविटी या गुहा में स्थित होती है? लोकेशन क्या है इसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है? तो लोकेशन कहां है, कौन सी बोन है जिसकी कैविटी में ये पाई जाती है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, मैक्सिला, सेला टर्सिका, एटलस, पेराइटल। मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट है, याद करके रखे हैं, पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परीक्षाओं का पैटर्न भी बदल चुका है। अब उस तरीके से प्रश्न सीधे सीधे जो पहले कभी आया करते थे वो इस तरीके से नहीं आते हैं।
पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज है, तो आपको अपने सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। और इसका राइट आंसर है सेला टर्सिका। इसका राइट आंसर क्या है? सेला टर्सिका नामक जो गुहा है ना, उसमें ये मौजूद रहती है, जो कैविटी है बोन की उसमें ये मौजूद रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेलाशर्के, है ना, सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पार्श्व इंटरमीडिया, पार्श्व इंटरमीडिया ये अग्र पीयूष, ये पश्च पीयूष, दोनों के बीच में ये पार्श्व इंटरमीडिया है ना, पार्श्व इंटरमीडिया ये बीच वाला भाग है ना, पार्श्व इंटरमीडिया द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पार्श्व इंटरमीडिया द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मैंने अभी आपको बताया था MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक ही हार्मोन सीक्रेट होता है इससे, MSH, एक ही हार्मोन है केवल MSH, ठीक है। तो MSH का स्राव होता है, किससे होगा? पार्श्व इंटरमीडिया से होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, वयस्कों में GH की अधिकता अगर हो जाए, देखिए ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन अगर इसकी मात्रा बढ़ती है, दो ही कंडीशन है, या तो इसकी मात्रा अधिक हो जाए या फिर इसकी मात्रा कम हो जाए, दो ही कंडीशन है। अगर अधिक होगी तो क्या होगा और कम होगी तो क्या होगा? देखिए अब इसमें भी दो कंडीशन है, अगर बच्चे में इसकी मात्रा अधिक हो या फिर वयस्क में अधिक हो। अगर बच्चे में अधिक होती है तो हाइट लगभग 7 से 8 फीट हो जाती है, उसे कहते हैं अपन विशालकाय शरीर, या फिर बोनापन, या एक्रोमेगेली, या क्रिटिनिज्म, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर बच्चे में इसकी अधिकता होती है तो इससे होता है विशालकायता, ठीक है, विशालकायता, ये बीमारी इसमें हो जाएगी। दूसरा, अगर वयस्क में ज्यादा हो जाए तो बीमारी होती है एक्रोमेगेली, क्या होती है? एक्रोमेगेली बीमारी होती है, एक्रोमेगेली, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी अगर बच्चे में हो जाए तो वो बौने रह जाते हैं, तो बीमारी होती है ड्वार्फिज्म। और यदि इसकी कमी वयस्क में हो जाए तो इससे एक बीमारी होती है जिससे सिमंड का रोग कहते हैं, सिमंड की बीमारी कहते हैं, जो इसका मतलब हो गया ये समय पूर्व बुढ़ापा आता है, समय पूर्व बुढ़ापा जैसे लक्षण प्रकट होते हैं, समय पूर्व बुढ़ापे जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। तो देखिए इसकी 4 कंडीशन है, आप चारों कंडीशन को याद रखेंगे। अब आप यहां से पहचान लीजिए कि जो अगर ये इसका हाइपर सीक्रेट हो रहा है, ज्यादा सीक्रेट हो रहा है वयस्क में, तो फिर कौन सी बीमारी होगी? तो आपका आंसर आएगा एक्रोमेगेली होगी, एक्रोमेगेली होगी। ड्वार्फिज्म बच्चे में अगर कमी हो जाए तब होगा, और बच्चे में यदि अधिकता हो जाए GH की तो होगा फिर जाइजेंटिज्म या विशालकायता। क्रिटिनिज्म इसका आंसर नहीं होगा, क्रिटिनिज्म थायराइड ग्रंथि से संबंधित हार्मोन की बीमारी है ये, ठीक है। ये भी बोने ही होते हैं, लेकिन इसमें ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित नहीं है। यहाँ GH पूछा जा रहा है, आपको पता है ग्रोथ हार्मोन है ये, इसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं, इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से निकलता है, और अग्र भाग के भी किस भाग से? तो आपका आंसर आएगा पार्श्व डिस्टेलिस से निकलता है, पार्श्व डिस्टेलिस से निकलता है, पार्श्व डिस्टेलिस से निकलता है, ठीक है। आप वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी। आप हर डिटेल में आपका एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, और अगर वो पेपर में आता है तो उसके सही होने के चांस बहुत अधिक रहेंगे। आप अपना रजिस्टर निकालें और इनको नोट डाउन भी कर लें साथ में, ठीक है। अगले प्रश्न की चर्चा करें अपन, ये है क्वेश्चन नंबर 9, प्रसव मतलब डिलीवरी के समय गर्भाशय यूटेरस में
कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, इसको कौन प्रेरित करता है? ठीक है, देखिए फीमेल के अंदर यूटेरस होता है इस तरीके से, ये यूटेरस, मैं आधा ही पार्ट बना देता हूं, इधर ये फिलोपियन ट्यूब, ये फिम्बरी, यहां पर लगी है ओवरी, इस तरीके से। अगर ओव्यूलेशन हो जाए और एग इधर आ गया और स्पर्म इसके साथ ज्वाइंट हो गया तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट में क्लीवेज होने से ये जो एम्ब्रियो है वो इसके पास अंदर, मतलब यूटेरस के अंदर वो इम्प्लांट होगा। बात यह है कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हुआ तो इसमें एक संरचना डेवलप होती है जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल से एक हार्मोन निकलता है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूटेरस को ये इंफॉर्मेशन भेजता है कि भैया ये क्योंकि जाइगोट बन चुका है इसलिए ये जो बच्चा आगे भविष्य में आएगा ये गर्भाशय में आ रहा है, इसको सुरक्षित रखना है। और इसको जब सुरक्षित रखना है तो फिर गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, अंदर वाली परत है, वो मोटी हो जाती है इसको इम्प्लांट करने के लिए। और इस तरीके से ये जो ब्लास्टूला है, आगे की जो प्रोसेस है वो इसके साथ इम्प्लांट होंगी। ठीक है, इनके बीच में क्या बनेगा? एम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा और इसका डेवलपमेंट होगा। जैसे ही ये जो एम्ब्रियो इसमें अंदर डेवलप हुआ है और ये कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, तब इसको बर्थ कराना है, इसका जन्म कराना है। तो जन्म कराने के लिए ये जो गर्भाशय है इसका जो बीच वाला ये पोर्शन है, इस बीच वाले पोर्शन में संकुचन पैदा होते हैं, इस बीच वाले पोर्शन में संकुचन पैदा होते हैं। और संकुचन पैदा करने के लिए एक हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से गर्भाशय के मध्य स्तर में संकुचन होते हैं। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है? प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है? तो यहां देखिए आपको लिखा मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यही इसका राइट आंसर है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन की वजह से गर्भाशय में संकुचन पैदा होते हैं जिससे डिलीवरी होती है या बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एडीएच एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? एल्डोस्टेरोन नहीं होगा इसका आंसर, वैसोप्रेसिन है इसका आंसर, रेनिन तो होता भी है, कैल्सिटोनिन नहीं है इसका आंसर। इसका राइट आंसर है वैसोप्रेसिन। देखिए अभी हमने दो हार्मोन पढ़े, एक हार्मोन इससे पहले पूछा गया था ऑक्सीटोसिन, और दूसरा ये हार्मोन आ गया हमारे पास, एक नया हार्मोन आ गया जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। इसका नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को अपन एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन, ये जो दो हार्मोन है इनका सिंथेसिस कहां होता है? आपको ये पता होना चाहिए, इनका सिंथेसिस कहां होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों हार्मोन स्टोर कहां होते हैं? स्टोर कहां होते हैं? तो आपका आंसर आएगा ये पश्च पीयूष ग्रंथि में, पश्च पीयूष में ये स्टोर रहते हैं, जिसे कि अपन पश्च पीयूष को न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। इसमें ये स्टोर होते हैं और वहीं से ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीजें और याद रखनी है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच ऐसे हार्मोन है जिनका सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस में होता है और इनका स्टोरेज और इनका सिक्रेशन होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस या पश्च पीयूष से होता है। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन किसका नाम है? ये नाम एडीएच का है। ठीक है, अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 11, देखिए एडीएच, ऑक्सीटोसिन, सभी हार्मोन से संबंधित बहुत सारी डिटेल है। जब हम इसका डिटेल्ड वीडियो चैप्टर, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, वन शॉट लेके आएंगे, आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तो उसमें हम इनके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक ग्रंथि को अपन 30 मिनट के शो में ही फिनिश करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाएं, आपको वो वीडियो मिलेगा, आपको मजे आ जाएंगे, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। इस तरीके का वो कंटेंट है और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया, उसके नोट्स बना लिए और आपने शिद्दत से तैयारी कर ली, आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। मैंने हर एक चीज को वहां कवर किया है ग्लैंड से संबंधित। आपने वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन उस वीडियो को आप देखोगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इस तरीके का मटेरियल है वो। पिनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन किस चक्र को नियंत्रित करता है? पिनियल ग्लैंड, देखो एक नया नाम आ गया, और हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन। तो ये जो पिनियल ग्लैंड है, ये भी हमारे ब्रेन में पाई जाती है। तो देखिए हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड हो गई अभी तक। हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क, इसमें 3 ग्रंथि अपन पढ़ते हैं। एक है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरी ग्रंथि है अपनी पीयूष, और अपनी तीसरी ग्रंथि है पिनियल, पिनियल ग्लैंड। हमारी बॉडी की तीसरी आंख, तीसरी आंख कहते हैं इसे। हमारे शरीर के 24 घंटे का रिदम कंप्लीट कराती है ये, 24 घंटे का रिदम पूरा करवाती है ये ग्रंथि। ठीक है, तो देखिए यहां क्या पूछा जा रहा है, पिनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन किस चक्र को नियंत्रित करता है? पाचन चक्र को। क्या होगा ये आंसर इसका? हृदय की धड़कन को। किडनी का निस्यंदन, फिल्ट्रेशन कराती है क्या? नहीं कराती। आपका आंसर आएगा कि सर ये 24 घंटे का नियमन कर रही है। इसका मतलब कब सोना है, कब जागना है, ये इस पर डिपेंड करता है ना। और पिनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, ये अंधेरे में निकलता है, अंधेरे वाला हार्मोन है ये। अंधेरा होगा तो ये सीक्रेट होगा, पता लग जाएगा, हमें नींद आ जाएगी। उजाला होगा, सीक्रेशन इसका कम हो जाएगा, नींद खुल जाएगी, जग जाएंगे अपन। तो सोने जगने का 24 घंटे का जो बॉडी का रिदम है, उसको मेंटेन करता है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है पिनियल ग्लैंड से, और पिनियल ग्लैंड पाई जाती है ब्रेन में। तो हमारे ब्रेन में टोटल अब तक 3 ग्रंथियां हो गई हैं। एक हाइपोथैलेमस, जिसे कि अपन हेड मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और तीसरी आ गई पिनियल ग्लैंड, है ना, पिनियल ग्लैंड, जिससे मेलाटोनिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 12। थायराइड ग्रंथि के 2 लोब किसके द्वारा जुड़े होते हैं? देखिए थायराइड ग्रंथि हमारी गर्दन में पाई जाती है। ये हमारी ट्रेकिया है, श्वास नली है, ये इसमें कार्टिलेज के सी आकार के छल्ले लगे हुए हैं। तो इसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है, और ये ग्लैंड अंग्रेजी के एच अक्षर के समान होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ग्लैंड आपस में, इसकी जो दोनों लोब हैं, ये आपस में एक संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है। इस संरचना का नाम हमसे यहाँ पूछा गया है कि इस संरचना को क्या कहते हैं। तो ये थायराइड की दोनों लोब हैं, ये दोनों लोब हैं। थायराइड में 2 लोब होती है, और ये जो इस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, इसे अपन इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इस्थमस कहते हैं। इस्थमस के द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो लिगामेंट मत लगा देना, लिगामेंट इसका आंसर नहीं है। लिगामेंट का काम क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे लिगामेंट का काम क्या है, क्योंकि लिगामेंट वाला जो चैप्टर है वो इससे पहले है एनसीईआरटी में, तो आपने वो पढ़ रखा होगा, तो आपको पता होगा लिगामेंट का काम क्या है, टेंडन का काम क्या है ना। बोन बोन को आपस में कौन जोड़ता है, बोन और बोन के बीच का जो लिंक है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको कमेंट करना है। तो ये इस्थमस से जुड़ी रहती है। आप एक चीज और याद रख लें, थायराइड ग्रंथि की एक लोब में 2, तो दोनों लोब में मिलाकर 4 पैराथायराइड ग्रंथियां, पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं। सॉरी, पैराथायराइड ग्रंथि। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं अपन। थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है?
ऐसा एलिमेंट जो थायराइड हार्मोन, मतलब थायराइड ग्रंथि का जो हार्मोन है उसका नाम है थायरोक्सिन, उसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कौन करवाता है और इसके संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत रहती है? आपका आंसर आएगा आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन की कमी हो जाती है और घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर डिजीज हो जाती है, जिसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है गर्दन के पास। अपन लोकल भाषा में उसे कहते हैं कंठ फूल गए हैं, वो वाली बीमारी होती है। और जब अपन आयोडीन प्रॉपर मात्रा में लेते हैं धीरे धीरे वो अपने आप सही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयोडीन। इसका आंसर है आयोडीन। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? आयोडीन की। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान या गर्भावस्था के दौरान अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गर्भ में पल रहे बच्चे में भी एक बीमारी आती है, वो मंदबुद्धि का हो जाता है। उसे क्रिटिनिज्म कहते हैं। वो भी बोने होते हैं लेकिन उस बोने को क्रिटिनिज्म कह रहे हैं अपन। और उसमें बुद्धि भी कम है, मंदबुद्धि का है वो, है ना, मतलब उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता ढंग से। और एक बोना वो होता है जो किसकी वजह से हो? जीएच हार्मोन की कमी से हो, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है, तो उसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। और ये जो बोना है वो गर्भावस्था में आयोडीन की कमी होने की वजह से हुआ है, इसे क्रिटिनिज्म कहते हैं। याद रखना, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होगा या क्या होगा उसमें? अभी मैंने आपको बता दिया है। इसका राइट आंसर है क्रिटिनिज्म। तो क्रिटिनिज्म की बीमारी होती है। देखिए, अगर बच्चे का शरीर अधिक हो गया है, ये विशालकायता है, जाइजेंटिज्म रोग है, ये दानव के आकार का शरीर है, तो ये तो फिर ग्रोथ हार्मोन की वजह से होगा। और ग्रोथ हार्मोन आपको पता है पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और डायबिटीज, अब डायबिटीज दो प्रकार की है। डायबिटीज दो प्रकार की है, एक होती है डायबिटीज मेलिटस मेलिटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। एक है डायबिटीज मेलिटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस, दोनों को याद रखना। डायबिटीज मेलिटस मीठा खाने से होती है, शुगर की बीमारी जिसे कह रहे हैं, ये इंसुलिन की कमी से होगी, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होगी। डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें बहुत बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, दिन में 10-15 लीटर यूरिन आदमी जा रहा है, 10-15 लीटर, है ना, तो ये इंसिपिडस है। ये एडीएच की कमी से होती है, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एडीएच। एडीएच हार्मोन वही हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, बनता हाइपोथैलेमस में है, स्टोर पश्च पीयूष में होता है, और या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस कह लें, वहां पर स्टोर होता है, वहीं से सीक्रेट होता है। और सीक्रेट होने के बाद ये एडीएच हमारी किडनी के अंदर, है ना, डीसीटी पर वर्क करता है, नेफ्रॉन की डीसीटी पर वर्क करता है, और ये वाटर का एब्जॉर्ब करता है, जल का अवशोषण करता है। लेकिन इसकी मात्रा अगर कम हो जाए तो जल का अवशोषण कंप्लीटली हो नहीं पाता है और व्यक्ति में मूत्र की मात्रा, यूरिन की मात्रा ज्यादा बनती है। इसीलिए हम इसे पॉलीयूरिया के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, पॉलीयूरिया के नाम से जानते हैं। ये वाली कंडीशन है जो एडीएच से आ रही है, इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। और इंसुलिन की कमी से जो हो रहा है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि ग्लूकोज मीठा होता है इसलिए उससे मेलिटस होता है। इस तरीके से याद हो जाएगा, तो ट्रिक से भी अपन याद करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ऐसा आदमी आपने देखा हो जिसकी आंख है, आंख आई बॉल बाहर निकली हो, डरावनी सूरत, घूरती हुई आंखें, उसे कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ये किसकी वजह से होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। देखो, पैराथायरॉयड ग्लैंड का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसको ऑप्शन को अपन हटा सकते हैं। अग्नाशय के कैंसर का कोई लेना देना नहीं है, इसको भी अपन हटा दें। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन। हाइपो, देखिए यहां पर हाइपो शब्द आया है, इसका मतलब कमी हुई है, और हाइपर शब्द आया है, इसका मतलब वृद्धि हुई है। आंखों के जो नेत्र गोलक हैं, आई बॉल है, उसका आकार बड़ा है,
बढ़ा है, इधर भी बढ़ा है, हाइपर ज्यादा हुआ है, मतलब थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ जाए, थायरोक्सिन की मात्रा, थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाए, थायरोक्सिन हार्मोन के बढ़ने से ये बीमारी होती है, अर्थात हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से एक्सोप्थेल्मिक गोइटर नाम की बीमारी होती है, जिसे नेत्रोंध सेंध रोग कहते हैं हिंदी में, नेत्रोंध सेंध रोग कहते हैं हिंदी में। डरावनी सूरत, घूरती हुई आंखें, देखते ही डर लगता है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, ठीक है, ये थायरोक्सिन की अधिकता की वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन का कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाना, रक्त में कैल्शियम को घटाना, रक्तचाप बढ़ाना, प्रोटीन का संश्लेषण रोकना, और ग्लूकोज कोई लेना देना है नहीं, ये इसका राइट आंसर है, रक्त में कैल्शियम को घटाना। थायरोकैल्सिटोनिन का कार्य है रक्त में कैल्शियम के लेवल को कम करके रखना, है ना। अगला प्रश्न है मनुष्य में पैराथायरॉयड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? मैंने अभी आपको बताया था थायराइड ग्रंथि में कितनी पालियां होती है, तो आपका आंसर आएगा 2 पाली। एक पाली में 2 पैराथायरॉयड होती है, पैराथायरॉयड होती है 2, तो फिर 2 पालियों में पैराथायरॉयड की संख्या कितनी होगी? तो आपका आंसर आएगा 4। तो देखिए इसमें ऑप्शन 4 कहां है, ये है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। पीटीएच को हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन क्यों कहते हैं? पीटीएच पैराथार्मोन हार्मोन, ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है पीटीएच। वाई पीटीएच इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिक, हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन। रक्त में ये कैल्शियम को घटाता है, रक्त में कैल्शियम बढ़ाता है, हड्डियां मजबूत करता है, पेशियों को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकोड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन का मतलब हो गया ये हाइपर मतलब ज्यादा करेगा, तो ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, रक्त में कैल्शियम को ये बढ़ाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, थाइमोसिन का मुख्य कार्य क्या है? थाइमोसिन, देखिए एक नया हार्मोन आ गया, इसका मतलब एक नई ग्रंथि आ गई है थाइमोसिन। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो थाइमोसिन है, ये जो हार्मोन है, ये कहां से आया होगा, इस ग्रंथि का नाम क्या है, इस ग्रंथि का नाम क्या है? तो आप कहोगे इस ग्रंथि का नाम है थाइमस, ग्रंथि का नाम क्या है? थाइमस। कहां पाई जाती है थाइमस? स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, सीने में, छाती में पाई जाती है, स्टर्नम के पीछे। अब स्टर्नम क्या है? स्टर्नम एक बोन है, हड्डी है, स्टर्नम जो छाती में पाई जाती है, पसलियों को जोड़ती है, पसलियों को जोड़ती है अग्रभाग पर, क्योंकि पसलियां पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हैं और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी हैं। तो स्टर्नम के पीछे है थाइमस, और थाइमस से निकलता है थाइमोसिन। थाइमस से क्या निकलता है? थाइमोसिन। तो अब ये क्या काम कर रहा है? आरबीसी का फॉर्मेशन करता है क्या? आप कहोगे कि नहीं, आरबीसी का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। टी लिम्फोसाइट का विभेदन करता है? हाँ करता है। ग्लूकोज का संग्रह ये नहीं करती है, ये हड्डी को नहीं घुलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, उसके लिए ये ग्रंथि बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं उनको कहते हैं अपन टी सेल और बी सेल, ये दोनों ही हैं। तो टी सेल का ट्रेनिंग प्लेस है थाइमस ग्लैंड, टी सेल का ट्रेनिंग प्लेस है थाइमस ग्लैंड। टी सेल को प्रशिक्षण दिया जाता है कि बाहर से आने वाले घुसपैठिया को कैसे मारेंगे। घुसपैठिया का मीन्स है एंटीजन, जो एंटीजन बाहर से जाएगा, चाहे वो प्रोटीन के फॉर्म में हो, जम्स के फॉर्म में हो, कोई भी हो सकता है, उसको मारना कैसे है, इसकी ट्रेनिंग टी सेल को दी जाती है थाइमस में, इसीलिए इनका नाम भी रखा टी सेल या टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट।
तो टी लिम्फोसाइट है ना, तो इनको डिफरेंशिएट करने का काम कौन करती है? टी सेल। और टी सेल थाइमोसिन टी सेल से निकलता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कि थाइमोसिन का मुख्य कार्य है टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करना, विभेदित करना, ट्रेनिंग देना, और ये काम होता है थाइमस ग्लैंड के द्वारा, क्योंकि ये हार्मोन निकलता है थाइमस ग्रंथि से। और थाइमस ग्रंथि पाई जाती है स्टर्नम के पीछे, हमारी छाती में, सीने में, जो कि बच्चों में उनका साइज बड़ा होता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो इसका साइज घटता हुआ जाता है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। बचपन में ये ग्रंथि बहुत डेवलप होती है, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग रहता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, उसका मतलब ये जो थाइमस ग्लैंड है वो डिक्रीज हो रही है, इसका साइज कम होता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 20। वृद्धों में प्रतिरक्षा कमजोर क्यों होती है? थाइमस में अपघटन हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है, मैंने अभी आपको बता दिया था, है ना। अगला प्रश्न है, एड्रीनल ग्रंथि कहां स्थित होती है? एड्रीनल, तो एड्रीनल ग्लैंड आपने देखा होगा, हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, अगर एक खराब हो जाए तो एक से काम कर ले, है ना। तो इन किडनी के ऊपर इस तरीके से ग्रंथि पाई जाती है, और इस ग्रंथि को कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि मतलब एड्रीनल ग्लैंड, अंग्रेजी इसकी एड्रीनल ग्लैंड है। तो अब आप देखो, ये किडनी है, दोनों सेम के बीज के आकार की होती है किडनी। सेम के बीज के आकार की है किडनी, और किडनी की संख्या है 2, और किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रीनल ग्रंथि, तो राइट आंसर होगा किडनी के ऊपर। और इनसे हार्मोन निकलता है जिसे एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं, जिसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, डू एंड डाई हार्मोन, जो एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। दुख के मतलब अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उससे निपटने के लिए हमें ये तैयार रखता है, पिलो इरेक्शन कराता है, पिलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े होना अचानक से, तो वो उसके लिए जिम्मेदार यही ग्रंथि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एड्रीनल कॉर्टेक्स की कमी से जो रोग होगा उसका नाम क्या है? देखिए, एड्रीनल ग्लैंड इस तरीके से जो मैंने अभी आपके लिए बनाई थी, इस तरीके से, तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर वाली लेयर जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर वाली को मेड्यूला कहते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो अगर इस कॉर्टेक्स में गड़बड़ हो जाए या इससे जो हार्मोन निकलता है उसमें कमी हो जाए तो उससे एडिशन की बीमारी होती है। एडिशन की बीमारी, क्योंकि घेंगा रोग आपको पता है थायरोक्सिन की कमी से होगा, ग्रेप्स का रोग वही थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, और विशालकाय ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। तो एक ही तो ऑप्शन बचा जिसे एडिशन का रोग कहते हैं, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, आपात स्थिति में पिलो इरेक्शन कौन कराता है? पिलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, तो आपने देखा होगा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उसका कारण क्या है? तो आपका आंसर आएगा कि उसका आंसर है डू एंड डाई हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, इसकी वजह से रोंगटे खड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्रीनल कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी परत, एड्रीनल कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी परत, देखिए एड्रीनल का जो कॉर्टेक्स है उसकी भी 3 लेयर हैं, एक लेयर ये, फिर ये दूसरी लेयर, और फिर ये तीसरी लेयर। और ये बीच वाला भाग मेड्यूला है, और ये तीनों लेयर मिलके कॉर्टेक्स बनाती है। अब ये पूछा जा रहा है कि कॉर्टेक्स में सबसे बाहर क्या है? कॉर्टेक्स में सबसे बाहर की लेयर को जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा इसकी सबसे बाहर की परत है। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा एड्रीनल कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी लेयर का नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा इसकी सबसे बाहरी परत का नाम है, याद रखना है। तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर की लेयर है, ये आउटर है, ये इसके मिडिल में पाई जाती है, ये सबसे अंदर वाली है। इनसे जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें
अपन लाइफ सेविंग हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जानते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन स्रावित होते हैं इन्हें जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जानते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। और यहां पूछा गया था कॉर्टेक्स की सबसे बाहर की परत, तो देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट लेयर है, जोना फेसिकुलेटा मिडिल है और रेटिकुलेटा इनर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। मुख्य मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का नाम क्या है? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन्स, इंसुलिन। ठीक है, तो ये तो दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, क्योंकि एंड्रोजन्स इनमें तो एफएसएच और एलएच आता है। इंसुलिन ये आपका निकलता है पेंक्रियाज से, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलिटस होती है। तो इसका राइट आंसर है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का ये मुख्य मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, उसको अपन एल्डोस्टेरोन से जानते हैं। अगला प्रश्न है अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? पेंक्रियाज किस प्रकार की ग्रंथि है? आपको अगर वो चित्र याद हो इस तरीके से, जैसे ये हमारा स्टोमक और स्टोमक से ये निकला अपना, इसे ग्रहणी कहते हैं ड्यूडेनम, और ये आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर वाली एक ग्रंथि जिसको अपन पेंक्रियाज या अग्नाशय के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए, एक तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जूस का सिक्रेशन करता है, दूसरा इसकी सेल से डायरेक्ट ब्लड में कुछ हार्मोन का स्राव होता है, तो ये हार्मोन्स डायरेक्ट छोड़ रहा है ब्लड में, अर्थात ये डक्टलेस है, डक्टलेस भाग है। और इधर ये डक्ट बाई डक्ट ये फूड को पचाने के लिए पेंक्रियाटिक जूस भेजता है। इसका मतलब इसका कुछ पार्ट क्या 99% पार्ट इसका डक्ट वाला है, जिससे कि पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, उसे एसिनी कहते हैं, इससे अंगनाशयी रस निकलता है। इसका मतलब ये एक्सोक्राइन है। 1% भाग में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, जिससे इंसुलिन ग्लूकागोन जैसे हार्मोन निकलते हैं जिन्हें डायरेक्ट ब्लड में छोड़ा जाता है, अर्थात ये डक्टलेस की तरह भी कार्य करता है। इसका मतलब ये एंडोक्राइन का काम कर रहा है। तो जो हमारा पेंक्रियाज है उसमें एंडोक्राइन कैरेक्टर भी है, एक्सोक्राइन कैरेक्टर भी है। इसका मतलब ये कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट की जगह अगर एग्जाम में मिक्स्ड आ जाए तब भी काम चलेगा कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है। इसके अलावा अगर एग्जाम में डुअल नेचर आ जाए तो ये डुअल नेचर वाली ग्लैंड है पेंक्रियाज, याद रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 27। ग्लूकागोन हार्मोन ये रक्त शर्करा कैसे बढ़ाता है? ग्लूकागोन जो हार्मोन है आपको पता होगा, अग्नाशय, जो अभी अपन बात कर रहे थे अग्नाशय के बारे में, तो अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं और इनमें अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल या एफ सेल, इस तरीके से सेल्स पाई जाती हैं। तो अल्फा सेल जो है इससे ग्लूकागोन का स्राव होता है और इससे इंसुलिन का स्राव होता है बीटा सेल से। और सोमेटोस्टेटिन का स्राव होता है डेल्टा सेल से। ग्लूकागोन का काम है ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है और ग्लूकागोन ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज करता है और इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ठीक है, ये इन दोनों के काम है। अब ग्लूकागोन रक्त शर्करा को कैसे बढ़ाएगा? अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो ग्लूकोज फिर आएगा कहां से? तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारे लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है लीवर के अंदर,
इस ग्लाइकोजन को क्यों ना ग्लूकोज में बदल दिया जाए। ग्लाइकोजन को किस में बदल दें अपन, ग्लूकोज में बदल दें। ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में बदलेगा तो ये ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा और लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, तो इसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। देखो लाइसिस शब्द लगा दो, मतलब टूट रहा है कुछ, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट रहा है तो इसे कहते, क्योंकि ग्लाइकोजन टूट रहा है तो हमने लगाया इसके लिए शब्द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब आप ऑप्शन देखिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। और ये काम कौन कराता है, ग्लूकागोन। कौन कराता है, ग्लूकागोन कराता है। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हम उसे ग्लूकोज को अपन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ये काम इंसुलिन करवा देता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के मतलब विपरीत काम कर रहे हैं। एक शुगर की लेवल को डाउन कर रहा है, एक शुगर की लेवल को बढ़ा रहा है। अगर ब्लड में शुगर की लेवल कम हो गई तो जो अपना हार्मोन है कौन सा, ग्लाइकोजन, बढ़ा देगा। और अगर शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई है तो इंसुलिन उसे घटा देगा। तो एक दूसरे के विपरीत ये कॉम्बिनेशन बैलेंस बनाए हुए रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, डायबिटीज मेलिटस। देखिए मैंने अभी आपको बताया था मेलिटस, और मेलिटस से अपन ऐसे याद रख लें, अपन ऐसे समझ लें मेलिटस और मीठा। वो आपको पता है मीठा खाने से एक बीमारी होती है जिसका नाम है शुगर। इसका नाम क्या है, शुगर की बीमारी है। तब आप सुनते हो कि ये जो शुगर की बीमारी है इसमें एक हार्मोन की कमी हो जाती है, और जिस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी हो गई है, इंसुलिन की क्या हो गई है, कमी। वो आपको पता है इंसुलिन हार्मोन एक ग्रंथि से निकलता है जिसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है, अग्नाशय। अब प्रश्न को पढ़ लीजिए, डायबिटीज मेलिटस में मूत्र में क्या बाहर आएगा, मूत्र में क्या बाहर आएगा, तो आपका आंसर आएगा ग्लूकोज बाहर आता है। प्रोटीन नहीं आती है, कैल्शियम नहीं आती है, विटामिन सी नहीं आती है, ग्लूकोज बाहर आता है। और ऐसा इसलिए होता है कि सेल की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है, सेल की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे ये ब्लड सेल है, ये ब्लड सेल है, इनके चारों तरफ ये सेल लगी हुई है। अब यहां से फ्लो हो रहा है ब्लड का, और ब्लड के साथ आ गया है ग्लूकोज। क्योंकि बॉडी में इंसुलिन कम हो गया है, इंसुलिन कम हो गया है, तो ये जो सेल हैं ये इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और जब ये, क्योंकि परमिएबिलिटी, पारगम्यता बदल चुकी है, पारगम्यता बदल गई है, इसलिए ये जो ग्लूकोज है ये इसमें नहीं जाएगा, ये वापस लौट के ब्लड में ही चला जाएगा और ये किडनी के पास पहुंचेगा। किडनी इसको फिल्टर कर देंगी, और फिल्टर कर देंगी तो ये कहां चला जाएगा, ये यूरिन में चला जाएगा। इसी को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अगला प्रश्न, लीडिंग सेल। देखिए थोड़ा सा प्रश्न हटके आ गया है, लीडिंग सेल। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए लीडिंग सेल कहां पाई जाती है। तो हमें यह पता है कि ये जो लीडिंग सेल है ये हमारे वृषण में पाई जाती है, टेस्टीज में पाई जाती है। टेस्टीज किस में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर आएगा ये मेल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ये मेल में पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, लीडिंग सेल आ जाए तो समझ लो ये मेल की बात हो रही है ना। मिलती कहां है, तो आपका आंसर आएगा कि सर ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर पाई जाती है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर पाई जाती हैं। इन लीडिंग सेल पर कौन सा हार्मोन काम करता है, तो आपका आंसर आएगा सर LH हार्मोन काम करता है, LH काम करता है। काम करके क्या करेगा ये, तो आपका आंसर आएगा कि सर लीडिंग सेल से गोनेडोट्रोपिन, मतलब पुरुष में जो गोनेडोट्रोपिन है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव करवाएगा। क्या करवाएगा, ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव करवाएगा। आप आंसर देख लीजिए,
लीडिंग सेल स्रावित करती है टेस्टोस्टेरोन। क्या स्रावित करती हैं? देखिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन फीमेल के हार्मोन है, फीमेल के हार्मोन है। इंसुलिन इसका आंसर होगा नहीं। ये फीमेल के हैं और ये मेल का है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से दाढ़ी मूछें आती है, आवाज भारी होती है ना, हिंसक प्रवृत्ति आती है मेल में, है ना, क्योंकि ये हार्मोन फीमेल में कम सीक्रेट होता है, इसलिए दाढ़ी मूछ नहीं आती है। और अगर दाढ़ी मूछ अगर किसी फीमेल की आ रही है तो समझ लो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन वहां बन रहा है, क्योंकि उनमें भी ओवरी मौजूद है। ओवरी के अंदर थीका लेयर होती है, वहां से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू जब हो जाता है तो दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, आवाज भारी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस याद रखनी है। लीडिंग सेल कहां मिलेगी? तो आपका आंसर आएगा मेल में मिलेंगी। मेल के किस में मिलेंगी? तो टेस्टिज में मिलेंगी। टेस्टिज में भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर मिलती है ना। कौन सा हार्मोन? एलएच हार्मोन किस पर एक्ट करेगा? लीडिंग सेल पर। तब लीडिंग सेल से कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो टेस्टोस्टेरोन। एलएच कहां से आया? तो आपका आंसर आएगा सर एलएच पीयूष ग्रंथि से आया। एलएच कहां से आया? पीयूष ग्रंथि से आया। अब पीयूष ग्रंथि ने क्या अपनी मर्जी से इसे सीक्रेट किया? तो नहीं। इसका आंसर आप कहोगे कि नहीं सर, ये हाइपोथैलेमस ने इसको ऑर्डर दिया होगा। हाइपोथैलेमस के द्वारा ऑर्डर दिया गया। तो हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर किसके रूप में भेजा? क्या आप कहोगे जीएनआरएच के रूप में भेजा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करेगा पीयूष पर। पीयूष के किस भाग पर एक्ट करेगा? तो आपका आंसर आएगा सर ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग पर काम करता है। अग्रभाग एंटीरियर। और जिस एडिनोहाइपोफाइसिस, और एडिनोहाइपोफाइसिस में भी आपको याद रखना है पार्श्वडिस्टेलिस, उससे निकलेगा ये। यहां से ये ब्लड में आएगा, ब्लड से ये किस में आ जाएगा? टेस्टिज के अंदर आ जाएगा। टेस्टिज के अंदर आके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल को एलएच एक्टिवेट करेगा और लीडिंग सेल से निकलेगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार भी होता है। जैसे पुरुषों में एडम एप्पल, जिसे टेटुआ कहते हैं, गर्दन में जो दिखता है, वो इसी की वजह से आता है। हिंसक प्रवृत्ति, लड़ाकू प्रवृत्ति टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। दाढ़ी मूछों का आना टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है। आवाज का भारी होना टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है। तो हमने अभी तक देखिए क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कार्पस ल्यूटियम का स्राव कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम स्राव करता है। अब ये कार्पस ल्यूटियम शब्द अगर आ गया है तो हमारा दिमाग कहां पहुंचेगा? फीमेल पर। और फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर बनता है एग, और एग कवर रहता है एक स्ट्रक्चर के द्वारा। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटिका या फॉलिकल। और इस ग्राफियन फॉलिकल जब लगभग 14 डेज की साइकिल में जब ये बस्ट होती है तो इससे एग हो जाता है रिलीज। ग्राफियन फॉलिकल से जो एग रिलीज हुआ उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। अब आप पढ़ के तो देखिए, आप सुनिए पूरी तरीके से। सेकेंडरी oocyte निकला। अब ये जो एग तो बाहर निकल गया, अब शेष बचा, तो जो शेष बचा रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, तो इस ग्राफियन फॉलिकल के शेष बचे भाग को ही हम किस नाम से जानते हैं? कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। इसी कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है जिसे अपन प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम किसका स्राव करेगा? आपका आंसर आएगा कि सर ये प्रोजेस्टेरोन का स्राव करेगा। देखिए, अगर आप स्टेप से चलते हैं तो आपका आंसर सही जाएगा, और अगर आपने बस वही रटाने वाली विद्या पढ़ ली है, बहुत सारे लोग पढ़ाते आते हैं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बस पढ़ा दिया रटवा दिया, तो संभावना रहती है कि गलत भी जाएगा। ऐसे पढ़ोगे, स्टेप से पढ़ोगे, आपको 100% चीजें याद रहेगी और ये भूलने वाले भी नहीं हो, आपको याद हो जाएगी। यकीन मानिए, आपको इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपको याद भी होगा। तो कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकला? प्रोजेस्टेरोन। अब फीमेल में एक हार्मोन और निकलता है,
जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। देखिए अलग अलग जगह पर मैंने इसकी स्पेलिंग अलग अलग देखी है एस्ट्रोजन हार्मोन की, ये भी देखी है और ये भी देखी है। 12th में ये है, 10th में ये है, आपको जो अच्छा लगे याद कर लेना है एस्ट्रोजन। ये भी फीमेल का हार्मोन है, ये भी फीमेल का ही हार्मोन है। जो कहां से निकलेगा, ये भी ओवरी से ही निकलता है, लेकिन ये ओवरी के थीका से निकलता है, थीका लेयर से निकलता है एस्ट्रोजन, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरोन, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आरबीसी निर्माण कराने वाले हार्मोन का नाम क्या है? रेनिन, जो कि किडनी से निकलता है, तो ये ऑप्शन नहीं है इसका। एल्डोस्टेरोन, ये भी ऑप्शन नहीं है। गैस्ट्रिन, ये तो डाइजेशन से संबंधित है। एक ही नाम बचा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, क्योंकि आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है इरिथ्रोपोइटिन। और अगले प्रश्न को देखें, HCl और पेप्सिनोजन को कौन प्रेरित करता है? देखिए दो चीजें आ रही है, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन जो प्रोटीन को पचाएगा। इसका मतलब ये हमारे भोजन के पाचन से संबंधित है, भोजन के पाचन से संबंधित है ये। अब जब भोजन के पाचन से संबंधित है तो इसमें देखिए ऑप्शन सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीके का मतलब है कोलिसिस्टोकाइनिन, जीआईपी ये नहीं है। इसका राइट आंसर होगा गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिन। इसकी वजह से HCl भी निकलेगा, पेप्सिनोजन भी निकलेगा। HCl जो कि अम्लीय माध्यम बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है हमारे आमाशय के अंदर, और पेप्सिनोजन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। अगला है CCK, किन अंगों पर कार्य करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन कार्य करता है हमारे पेंक्रियाज पर और गॉल ब्लैडर पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेंक्रियाज पर और गॉल ब्लैडर पर काम करता है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। हार्मोन्स रिसेप्टर के बारे में सही कथन चुनना है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन रिसेप्टर, एनी रिसेप्टर binds any hormones, only one membrane, hormone receptor complex causes biochemical changes, और लास्ट ऑप्शन है हार्मोन्स नेवर इन ब्लड। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे हार्मोन होते हैं तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कॉजेज बायोकेमिकल चेंजेस, ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन के नाम पूछे गए हैं। अमीनो एसिड से व्युत्पन्न होने वाले हार्मोन का नाम, अमीनो एसिड से बनने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन और एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इसका राइट आंसर होगा। एपिनेफ्रिन ये अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, एपिनेफ्रिन। ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन्स एक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब पेप्टाइड हार्मोन एक्ट करता है बाइंडिंग डीएनए, ऑप्शन नंबर बी पे है सेकेंडरी या सेकंड मैसेंजर, जैसे कि साइक्लिक एएमपी है ना, डेस्ट्रॉइंग सेल और डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन से लेना देना कुछ है नहीं, सेल को डिस्ट्रॉय ये करते नहीं है, डीएनए के साथ बाइंड नहीं हो रहे, सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में ये एक्ट करता है। ठीक है, तो साइक्लिक एएमपी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टीरॉयड हार्मोन्स रेगुलेट, स्टीरॉयड हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं जीन एक्सप्रेशन के द्वारा, क्योंकि ये जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं ये डायरेक्ट जीन पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन इसका राइट आंसर होगा स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में। ठीक है, जाइजेंटिज्म कॉज्ड बाय, मतलब विशालकाय शरीर हो गया है, विशालकाय शरीर। और विशालकाय शरीर कब होगा? जब आप कहोगे कि सर बच्चे में जीएच अधिक हो जाए, जीएच अधिक हो जाए तो उसकी हाइट 7 से 8 फीट हो जाती है, दानव के आकार का शरीर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 39, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन मतलब दूध बनाने का काम करेगा। प्रोलैक्टिन तो मिल्क के प्रोडक्शन में काम करता है, प्रेगनेंसी के दौरान मेमिलरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है और मिल्क का प्रोडक्शन भी कराता है। लेकिन मिल्क का
सीक्रेशन कौन कराता है? तो आपका आंसर आएगा ऑक्सीटोसिन। बनाता कौन है? प्रोलैक्टिन। सीक्रेट कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 40, डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं? आपको पता है डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की कमी से हुई है, तो अगर हम मरीज को इंसुलिन दे दें तो सही हो जाएगा वो। इसका मतलब इसमें इंसुलिन की थेरेपी दी जाएगी। ठीक है। आजकल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आर्टिफिशियल या अपन कहें कृत्रिम इंसुलिन बनाई गई है। कृत्रिम इंसुलिन बना ली गई है। किससे बनाई है? आपका आंसर आएगा सर इकोलाई बैक्टीरिया से। क्या नाम है उसका? यूम्यूलिन। क्या नाम है उसका? यूम्यूलिन। किसने बनाई? अमेरिका ने। कंपनी का नाम क्या है? आप कहोगे सर एली लिली नामक कंपनी जो कि अमेरिका की है, उसने इकोलाई से आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाई है जिसे यूम्यूलिन कहते हैं। और इस इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? 51। इसमें दो चेन होती हैं, एक होती है अल्फा चेन, एक होती है बीटा चेन। पहले में सगुन के रूप में लगा दो 21 अमीनो एसिड, और दूसरी में बचे कितने? तो आप कहोगे कि 30। ये दोनों जो चेन होती हैं ये आपस में बाइंड रहती हैं, तो बाइंड होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। बॉन्ड का नाम क्या है? डाइसल्फाइड बंध। इसके द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती है। ये इंसुलिन के बारे में बात है। आज हमने चर्चा की है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक। ये एनसीईआरटी कक्षा 11 में जो आपका चैप्टर है 19 नंबर वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपकी सफलता सुनिश्चित करने में बहुत ही कारगर साबित होंगे। इसी तरीके के और वीडियो के लिए आप संदीपनी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग फालतू की रील्स देखने में आप वहां व्यूज बहुत दे रहे हो, वहां सब्सक्राइब भी कर रहे हो, उनकी संख्या भी बढ़ा रहे हो, तो थोड़ा सा इस चैनल को भी अपना सपोर्ट दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इससे संबंधित डिटेल्स लेके आएंगे, और प्लांट किंगडम का भी एक टॉपिक बहुत जल्द आने वाला है, तो आप बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।